सो अब हम आ जाते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग में एन टर्मिनल अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू डिटेक्शन। पहला जो स्टेप होता है ये हम देखते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग में। एक मेथड होता है एन टर्मिनल और अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू डिटेक्शन। सैंगर ने ये डेवलप किया था मेथड। इसमें हम जो एन टर्मिनल होता है ना अमाइनो एसिड का वो डिटेक्ट करते हैं पॉलीपेप्टाइड। एंड इसमें जो FDNP होता है 1,4,2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन जो यूज़ हुआ है एंड ऑल्सो नॉन एज जिसको हम सैंगर रीएजेंट भी बोलते हैं एंड ऑल्सो नॉन एज सैंगर रीएजेंट। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज सैंगर रीएजेंट। दूसरे केमिकल भी इसमें यूज़ होते हैं जैसे डांसाइल क्लोराइड और डैप्साइल क्लोराइड आर ऑल्सो यूज। तो ये होता है एन टर्मिनल अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू डिटेक्शन। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन ऐसा दिखता है। फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास। जैसे कि इसके साथ रिएक्ट करेगा ये पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे अटैक कर देता है। सो जो पहला अमाइनो एसिड होता है ना उसके एन टर्मिनल पे ये अटैक कर देता है। ये जो FTNB होता है फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्ट करता है। फिर उसके बाद हम 6 मोलर HCl ट्रीटमेंट का इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं। 6M HCl ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद हमारा बन जाता है यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू। जो अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू हमारा जब ये अमाइनो टर्मिनल से अटैक करेगा उसके बाद जो हमारा रेसिड्यू बनता है वो बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यूज एंड फ्री अमाइनो एसिड जनरेट हो जाता है। मतलब जो उसका एन टर्मिनल होता है वो तो इसके साथ बाइंड हो गया ना। देखो ये अमाइनो एसिड का जो NH होता है वो एन टर्मिनल यहाँ बाइंड हो जाता है एंड इससे हम अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सिर्फ इसमें एन टर्मिनल को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं एज अदर फुल पॉलीपेप्टाइड इज ब्रेकर डाउन। तो हम पूरे को नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं ना, सिर्फ एक को ही एन टर्मिनल को ये डिटेक्ट कर पाते हैं। और जब हम HCl के साथ उसके हाइड्रोलाइज करते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है पॉलीपेप्टाइड को एंड दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेसिड्यू आफ्टर एन टर्मिनल। के बाद जो रेसिड्यू है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें हम एक ही सिर्फ एन टर्मिनल डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी ना हम आगे उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है पहला मेथड जिसमें हम एन टर्मिनल डिटेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेंसाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके का होता है ये डेंसाइल क्लोराइड एसिडोसिल एंड ये डैप्साइल क्लोराइड होता है हमारे पास। ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच होती है इस तरीके से, ये डैप्साइल क्लोराइड होता है एंड बोथ कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अमाइनो टर्मिनल डिटेक्शन के लिए हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम जो पॉलीपेप्टाइड है उसको हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं फ्लोरो 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन एंड देन ये एन टर्मिनल पे अटैक कर देता है। एक अमाइनो एसिड जो है वो तो इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर जब हम HCl से इसको ट्रीट करते हैं जब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव बन जाता है ऑफ अमाइनो टर्मिनल एंड फ्री अमाइनो एसिड रिलीज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड पे विच इज़ एडमान डिग्रेडेशन। दूसरा मेथड होता है कि हम प्रोटीन की सिक्वेंसिंग ही पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ लिया एन टर्मिनल डिटेक्शन जिसमें हमने सैंगर रिएजेंट यूज़ करा था। एडमान डिग्रेडेशन मेथड, इससे भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं पूरे पॉलीपेप्टाइड को। इज यूज टू सीक्वेंस द एंटायर पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है, ये लेबल करता है एंड रिमूव ओनली द अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू बट लीविंग द रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड इंटैक्ट। इससे क्या होगा, ये लेबल करेगा एंड रिमूव करेगा ओनली द अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू, वहाँ से रिमूव हो जाएगा लेकिन पूरा का पूरा पेप्टाइड इंटैक्ट रहता है। देखो इसमें हमारे फ्री अमाइनो एसिड जनरेट हो जाता है, यानी कि जो हमारा पेप्टाइड होता है ना वो भी टूट जाता है। इसके अंदर ये डिफरेंस हमने देखा था। लेकिन जब हम एडवांस डिग्रेडेशन में रहते हैं तो जो पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड रहता है ना वो इंटैक्ट रहता है। जैसे ये हमारा क्या है, इसमें हम यूज करते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये होता है हमारे पास फिनाइल आइसोथायोसाइनेट PNCS। यहाँ पे ये होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये रिएक्ट करेगा एन टर्मिनल रेसिड्यू के साथ और ये हम एल्कलाइन कंडीशन में हमेशा इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, हमेशा कौन सी कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं, एल्कलाइन कंडीशन में इसको रिएक्ट कराते हैं। उसके बाद ये अमाइनो टर्मिनल इसके साथ बाइंड हो जाता है और ये जो हमारा बनता है ना इसको हम बोलते हैं PTC एडक्ट बोलते हैं, PTC एडक्ट। उसके बाद हम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से इसको रिएक्ट कराते हैं, एसिडिक इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है
पॉलीपेप्टाइड के साथ बाइंड होगा तो ये पीटीसी एडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी एन टर्मिनल रेसिड्यू के साथ रिएक्ट करता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में। फिर हम इसको एसिटिक एसिड से ट्रीट कराते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी तो इसमें हमारा ये बन जाता है एनिलीनोथायाजोलिनॉन विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एन टर्मिनल रेसिड्यू। इसके बाद हम इसको H पॉजिटिव आयंस जब देंगे तो हमारा फिनाइल थायोहाइडेंटोइन बन जाएगा। तो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड है ना उसका साइज छोटा होता चला जाता है, क्योंकि मतलब हम एक उससे PITC से रिएक्ट कराएंगे, वो एक अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा एन टर्मिनल के साथ, पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड इंटैक्ट रहता है, लेकिन चेन जो है वो छोटी होती चली जाती है। तो ये हमारा पीटीसी एडक्ट बन जाता है इस केस में। तो इस तरीके से हम दोबारा से रिएक्ट करके हम दूसरे अमाइनो एसिड को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमने इस वाले मेथड में देखा था कि ये पूरे के पूरे अमाइनो एसिड सब जो है ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि HCl के ट्रीटमेंट से सारे फ्री अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एडमिन डिग्रेडेशन हमने देखा है कि ये जो है इंटैक्ट रहता है ना, पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो इंटैक्ट रहता है, रेस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इंटैक्ट। तो इस केस में हम इसको बार बार यूज़ करके फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को हम आगे के जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है ना उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमने देखा जो एन टर्मिनल डिटेक्शन था सैंगर रिएजेंट, फिर हमने देखा एडमिन डिग्रेडेशन मेथड, एंड अब हम इसमें देख रहे हैं लार्ज प्रोटीन सिक्वेंसिंग एंड लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की सिक्वेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं। देखो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ना, पहले उनको हमको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना होता है, उसके बाद हम उनकी सिक्वेंसिंग करेंगे। सो दो डिफरेंट ट्रीटमेंट इसमें चलते हैं प्रोटीन के। सबसे पहला होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीव होने चाहिए, क्योंकि ये एडमिन सिक्वेनेटर मेथड में जो एडमिन वाला जो मेथड होता है सिक्वेनेटर मेथड, यानी कि एडमिन डिग्रेडेशन में हम जब सिक्वेंसिंग करते हैं वहाँ पे इसका मतलब ये जो है एज अ ब्रेक क्रिएट कर देता है। ब्रेकिंग तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को हमें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हम डाइहाइड्रेटिऑल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टीन हमें पता है कि दो सिस्टीन जो है वो आपस में मिलके जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या DTT को अगर हम इनसे ट्रीट करा रहे हैं तो ये क्या करता है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और DTT रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इससे ये वापस से सिस्टीन एसएच वाली फॉर्म में आ जाएगा। एसएस के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वापस से एसएच वाली फॉर्म में हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अगर इसको हम वापस से आयोडो एसिटेट से ट्रीट कराएं, सेकंड जो है जो ये सिस्टीन एसएच वाली फॉर्म आ गई, सिस्टीन एसएच वाली फॉर्म, इसका अगर हम एसिटाइलेशन करा दें तो ये वापस से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लोकेशन जो है हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और एसिटाइलेशन भी हम इसका करा देते हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट से करा दो या फिर एसिटाइलेशन, उसके बाद एसिटाइलेशन करा दो। एंड दूसरा हम इसमें ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं बाय परफॉर्मिक एसिड, ठीक है। सो परफॉर्मिक एसिड से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तब भी जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होकर वापस से एसएच और एसएच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एसएच होता है ना यहाँ से जब ये हाइड्रोजन का लॉस होता है तभी तो ये एसएस के बीच में बॉन्ड होता है। एंड जो लॉस होता है हाइड्रोजन का वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन में ही होता है ना। तो उसके बाद ही जो है इसका जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे परफॉर्मिक एसिड से तो ये वापस से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि ये जो सिस्टीन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो फॉर्म होता है, एक तो हम इस मेथड से करा सकते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करो एंड इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दो, रिडक्शन करा दो, रिड्यूसिंग एजेंट एच ऐड हो जाएगा, ये वापस से अपना जो है इस फॉर्म में आ जाएंगे एंड फिर इसका एसिटाइलेशन करा दो। दूसरा अगर हम परफॉर्मिक एसिड से ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो ये सिस्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो पहला मेथड तो है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। अगर आपको लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की क्या करानी है, सिक्वेंसिंग करानी है। फिर फर्स्ट ब्रेक डाउन द डाइसल्फाइड बॉन्ड, फ्री एसिड सल्फाइडल ग्रुप मस्ट बी देयर एंड में फॉर्म डाइसल्फाइड अगेन, सो उनको हम एसिटाइलेशन करा देते हैं आयोडो एसिटेट से, विच विल अटैच एसिटाइल ग्रुप विद सल्फर एंड जिसकी वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं डाइसल्फाइड परफॉर्मिक एसिड के थ्रू ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन अगर हम करा दें, जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीएसेस जो होते हैं इनसे हम पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ सकते हैं।
दे आर वाइडली यूज फॉर फ्रेगमेंटिंग द लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर तोड़ना है तो बहुत सारे प्रोटीजेज हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हम यूज़ करते हैं। ट्रिप्सिन हमेशा जो है सी टर्मिनल एंड पे क्लीव करता है एंड प्रोलीन जो है वहाँ पे होना नहीं चाहिए, इस साइड में सी टर्मिनल एंड के साथ प्रोलीन नहीं होना चाहिए। ये आर के से हम याद रख सकते हैं, आर्जिनिन एंड लाइजिन पे क्लीव करता है, कहाँ पे, सी टर्मिनल साइड पे। काइमोट्रिप्सिन जो होता है ये जितने भी हमारे WYF से याद रखो, जितने भी हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, दैट इज डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। सो जितने भी आप ऐसे इनको याद रख सकते हो कि जितने भी हमारे पास WY एंड F होते हैं इनको ये क्लीव करता है सी टर्मिनल एंड पे, ठीक है। ऐसे ही पैप्सिन जो होता है, काइमोट्रिप्सिन और पैप्सिन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, काइमोट्रिप्सिन और पैप्सिन। पैप्सिन भी कहाँ पे करता है, पैप्सिन भी जो है जितने भी ये होते हैं WYF इनके एंड टर्मिनल पे क्लीव करता है और प्रोलीन नहीं होना चाहिए पैप्सिन, एंड काइमोट्रिप्सिन उनके सी टर्मिनल पे क्लीव करता है। V8 प्रोटीएज होता है ना। ऐसे ही हमारे पास ये होता है एंडोप्रोटीनेज, लाइजीन को करता है सी टर्मिनल पे, जो एंडोप्रोटीनेज होता है। एक एस्पेरेजीन एंड प्रोटीएज होता है जो एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामेट को करता है एंड टर्मिनल पे। V8 प्रोटीएज भी होता है, ये भी एन क्यू यानी कि एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामेट को करता है सी पे। सो V8 प्रोटीएज एन क्यू एट सी, एंड ये जो एंडोप्रोटीनेज होता है ये भी लाइजिन को करता है सी पे। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है ये रेसिड्यू, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। टेक्निक्स में इतना याद रखो कि ये क्लीव करता है सी टर्मिनल पे, ये एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं। ऐसे अमाइनोपेप्टाइडेजेस भी, एक्सोपेप्टाइडेजेस भी होते हैं। एंड साइनोजन ब्रोमाइड जो होता है ये एक कोई प्रोटीएज नहीं है, एक केमिकल है साइनोजन ब्रोमाइड, याद रखना है। तो ये मेथियोनिन को क्लीव करता है एट सी टर्मिनल पे। तो साइनोजन ब्रोमाइड मेथियोनिन को सी टर्मिनल पे, एंड एंडो जो होता है वो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है, एंड एक्सो जो है एन और सी टर्मिनल पे तोड़ता है। सो V8 प्रोटीएज का याद रखना है एन क्यू एट सी। बाकी काइमोट्रिप्सिन पैप्सिन का एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, एंड ट्रिप्सिन तो आर के को क्लीव करेगा एट सी टर्मिनल पे। सो ये बहुत मोस्ट कॉमन जो है पता होना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी बड़ा सा पॉलीपेप्टाइड है तो उसमें हम इनको क्लीव कर सकते हैं इन प्रोटीएजेस का यूज़ करके, क्योंकि उसको छोटे छोटे सीक्वेंस में जो है तोड़ देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड है, इसको हमने पैप्सिन और ट्रिप्सिन से क्लीव करे हैं। देखो अगर हम इसको पैप्सिन से क्लीव करेंगे, पैप्सिन जो है WYF यहाँ पे क्लीव करता है, और वो भी पैप्सिन क्लीव करता है कहाँ पे, ऑन द एंड टर्मिनल। सो अगर हम देखें एंड टर्मिनल पे, ये तो हमारे पास लाइजीन हो गया, ठीक है, दिस इज अवर लाइजीन को हम K बोलते हैं, देन आर्जिनिन हो गया, देन फिनाइलएलेनिन को हम F बोलते हैं, देन प्रोलीन P हो गया, देन मेथियोनिन को M बोलते हैं, एंड ग्लूटामेट को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज D से, है ना, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट को, सॉरी E से डिनोट करते हैं ग्लूटामेट को, वो एस्पार्टेट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे पैप्सिन अगर क्लीव करेगा, सो पैप्सिन WYF F है, तो यहाँ पे एन टर्मिनल साइड क्लीव कर सकते हैं पैप्सिन, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोलीन भी नहीं है तो दो फ्रैगमेंट बनेंगे। ऐसे ही ट्रिप्सिन जो होगा, ट्रिप्सिन क्लीव करता है R एंड K पे। सो अगर हम देखें R यहाँ पे क्लीव करेगा ट्रिप्सिन, इसमें भी दो फ्रैगमेंट बनेंगे। तो इस तरीके से बस इनका पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन क्लीव कर रहा है। साइनोजन ब्रोमाइड जो होता है ये कोई प्रोटीज नहीं है, बट ये एक केमिकल होता है जो क्लीव करता है मेथियोनिन को एट सी टर्मिनल। सो ये सब बस याद रखना है इस केस में, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा, जैसे अब हम इसके कुछ एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन एनालिसिस एंड स्टडी। सो एंटीबॉडीज जो होती है इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग में वो डिटेक्ट करती है डीनेचर्ड एपिटॉप्स को। एंटीबॉडीज़ अगर हम देखें, जो एंटीबॉडीज़ हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड में, एंटीबॉडीज़ वो डिटेक्ट करती हैं जो हमारे डीनेचर्ड एपिटॉप्स होते हैं। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटीन को, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, वो किन पे जाके बाइंड करती है, जो हमारा ऑलरेडी एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हो चुका है प्रोटीन जो है ना, तो उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो चुका है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो डीनेचर्ड फॉर्म में प्रोटीन रन करते हैं, हाँ, तो डीनेचर्ड एपिटोप हो सकते हैं, करेक्ट है। एडमंड डिग्रेडेशन जो होता है, डिटेक्ट एंड टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ पेप्टाइड, करेक्ट है। एडमंड डिग्रेडेशन एंड टर्मिनल ही डिटेक्ट करता है, अभी देखा। काइमोट्रिप्सिन जो है क्लीव करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड को, यस, सी टर्मिनल पे काइमोट्रिप्सिन जो है सी टर्मिनल पे ही क्लीव करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड को, एंड पैप्सिन इसके ऑपोजिट होता है।
जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होता है उसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, उसमें हम ओनली उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, not on the basis of molecular weight or charge. CNBR is a protease that cleave with, no, CNBR is not a protease, CNBR एक chemical होता है, it is not a protease, ये बात याद रखना. And isoelectric, that is ion exchange chromatography separate protein on the basis of their चार्ज. यस, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में तो हम चार्ज के बेसिस पे उनको सेपरेट कर रहे हैं. तो ये कुछ स्टेटमेंट थी रिलेटेड टू द प्रोटीन सिक्वेंसिंग. सो वी हैव स्टडीड जो सैंगर डिग्रेडेशन मेथड होता है उसमें तो वो क्लीव हो जाता है ना, जो हमारा माइनो एसिड एसिड होता है पूरा क्लीव हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, लेकिन एडमिन डिग्रेडेशन में वो इंटैक्ट रहता है ना, पीआईटीसी जब हम यूज़ करते हैं फिनाइल आइसोथियोसाइनेट. उसके बाद अगर बड़े बड़े पेप्टाइड्स हैं उनको हम क्लीव कर सकते हैं प्रोटीएजेस से. एंड ये डिफरेंट प्रोटीएजेस हमने देखेंगे कैसे हम इनको डिफरेंट प्रोटीएजेस से जो है क्लीव कर सकते हैं. डाइसल्फाइड बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो हम रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन करा सकते हैं परफॉर्मिक एसिड से. ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन के सिक्वेंसिंग के रिलेटेड. ओके, सो अब हम आ जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा टू एनालाइज हाइड्रोकार्बन्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, इवन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा. किसी को भी आपको एनालाइज करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं. मॉलिक्यूल्स को पहले हम एक वैक्यूम के अंदर आयनाइज करते हैं. एक मशीन होती है जिसके अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पहले आयनाइज होता है. देन या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पाथ फॉलो करते हैं एज अ जंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो. और इसमें जो हम रेशियो चेक करते हैं वो मास टू चार्ज रेशियो हम चेक करते हैं बाय जेड रेशियो इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री. दो कॉमन टाइप के मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड जो हम यूज़ करते हैं, एक हमारे पास होता है माल्टी-टॉफ एंड दूसरा हमारे पास होता है ESI-MS, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो पहले हम माल्टी-टॉफ की बात करते हैं. सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेसिकली हम M/Z रेशियो देख रहे हैं मॉलिक्यूल का, उसके बेसिस पे जो है हम उनको एनालाइज करते हैं. सो माल्टी-टॉफ जो होता है इट इज़ अ मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेज़र डिसॉर्प्शन एंड आयनाइजेशन. TOF का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. इसमें हमको इनके ज़्यादा स्ट्रक्चर में नहीं जाना है. तो जैसे कि हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया एंड ये हमारा सैम्पल एनालाइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है. मैट्रिक्स जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हम यूज़ कर लिए, मैट्रिक्स हो गया. दैन यहाँ पे हमारे सैम्पल एनालाइट्स प्रेजेंट होते हैं. देन लेज़र यहाँ पे डाली जाती है. उसके बाद ये डिसॉल्व्ड हो जाता है, यानी कि ये जो है हमारा सैम्पल जो है वो डिटैच्ड हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होता है यहाँ पे. सो इन दिस मैथड पहले प्रोटीन को हम ब्रोक करते हैं, ब्रोक डाउन इनटू सिंपल स्मॉलर पेप्टाइड यूजिंग प्रोटीज एंजाइम. फिर पेप्टाइड्स जो होते हैं आर लेटर फिक्स्ड इन ऑर्गेनिक एसिड. जो ये यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ होता है ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ पे हम उनको फिक्स कर लेते हैं हमारे जो सैम्पल एनालाइट्स होते हैं, यानी कि जो हमने पेप्टाइड को स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ा है प्रोटीन्स को. देन पेप्टाइड्स आर आयनाइज्ड इन द वैक्यूम यूजिंग लेज़र इस पे पड़ता है. उसके बाद ये आयनाइज्ड होते हैं. फाइनली मास एनालाइजर्स जो होता है वो डिटरमाइन कर लेता है मास ऑफ द एनालाइट कि उसके अंदर कितना मास है एनालाइट का. सो फिर ये डिजॉल्व हो जाता है, डिटैच्ड हो जाएगा. देन इसका आयनाइजेशन होता है एंड देन मास एनालाइजर डिटेक्ट कर लेता है. तो ये पेप्टाइड को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ M/Z रेशियो में. सो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं पेप्टाइड में. फिर ऑर्गेनिक एसिड जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, आयनाइज हो जाते हैं. एंड मास एनालाइजर जो है इनको एनालाइज कर देता है. सेपरेट होते हैं पेप्टाइड ऑन द बेसिस ऑफ M/Z रेशियो. ठीक है, M/Z रेशियो मास बाय चार्ज रेशियो के बेसिस पे. फिर ये जो हमारा ESI होता है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें जो पेप्टाइड्स होते हैं इनको हम एक सोल्यूशन में ऐड करते हैं. दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज. पेप्टाइड को हम सोल्यूशन में ऐड करते हैं एंड देन वो लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. सैम्पल को हम एक चार्ज नीडल के थ्रू पास करते हैं एंड प्रोटॉन्स एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस गिवन M/Z ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हाँ, इसमें भी वही होता है कि M/Z जो है मॉलिक्यूल का उस पर डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉन स्प्रे यूज़ करते हैं, ये बहुत ही थिन कैपिलरी होती है. यहाँ पे जो है प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे, हमारा जो सैम्पल है वो एनालाइज हो जाएगा.
सो एनालाइट विल कन्वर्ट इनटू गैस, एंड यहाँ पे जो हमारा एनालाइट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये दे रखा ना, लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले हम पेप्टाइड को सोल्यूशन में ऐड करते हैं लिक्विड में, देन फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन स्प्रेस में यूज़ होती है, ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें ज़्यादा डीप इतना जाने की ज़रूरत नहीं है. एक ये होता है सिंपल MS हम यूज़ कर सकते हैं दो टाइम. एक ये होता है टेंडम MS, ये एक मेथड होता है विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू आइडेंटिफाई प्रोटीन. इसमें हम नॉन और अननोन को भी प्रोटीन, अननोन प्रोटीन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंडम MS में. सो सैम्पल जो होता है पहले हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट आयनाइज्ड एंड एनालाइज्ड बाय MS. सैम्पल को हम पहले क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे एंड देन उसको एनालाइज करेंगे बाय मास. जो मास एनालाइजर होगा, जो MS होगा, वो उसको एनालाइज कर लेगा. सो सेम सैम्पल इज लेटर फ्रेगमेंटेड. फिर उसी सेम सैम्पल को हम वापस से फ्रेगमेंट करते हैं हीलियम और आर्गन के चैम्बर में, एंड वापस से MS उसको सेकेंड टाइम जो है एनालाइज करता है. ये हमारी कोलिजन गैसेज होती है. M/Z रेशियो जो है वो फिर एंटर करेगा इनटू अ चैम्बर ऑफ हीलियम एंड आर्गन गैसेस, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट, उसको फिर वापस से एनालाइज करेंगे. सो ये जब हीलियम और इसके चैम्बर में एंटर करेगा ना सैम्पल, वो वापस से उसमें टूट जाएगा स्मॉल फ्रेगमेंट्स में. अननोन के लिए हम MS यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ मोर सेंसिटिव. सो ये अननोन के लिए हम प्रेफर करते हैं MS. सो टेंडम MS जिसमें हम पहले आयनाइज करते हैं, MS एनालाइज कर लेगा, उसके बाद सेम सैम्पल को हम हीलियम में या फिर आर्गन के चैम्बर से पास कराते हैं, एंड वो MS उसको सेकेंड टाइम एनालाइज कर लेता है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें M/Z रेशियो का खेल रहता है. मास स्पेक्ट्रोमेट्री में दो टाइप की होती है, माल्टी-टॉप एंड इलेक्ट्रॉन स्प्रे वाली. इलेक्ट्रॉन स्प्रे में वही है कि लिक्विड सोल्यूशन में हम डालते हैं अपना सैंपल, एंड वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. M/Z रेशियो का दोनों में रोल रहता है.